हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। आई एम प्रवीण कुमार। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है प्लास्टिड। ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको बेहतरीन समझ में आएगा क्योंकि इसके बारे में आपने ऑलरेडी छोटे क्लासों से पढ़ के आ रहे हो। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को हम लोग आराम से पढ़ेंगे, सब्र के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। क्योंकि आप हायर क्लास में आ गए हो तो बच्चा वाला चीज़ तो पढ़ा के छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा एडवांस में जाके हम लोग बातें करेंगे। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अच्छे तरीके से समझो। हम लोग एकदम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ समझते हुए हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है ना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जितने भी कंफ्यूजन है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए हम लोग अपने प्लास्टिड को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहला वर्ड जो आपको याद रखना है, प्लास्टिड टर्म को किसने दिया था। कई बार पूछा गया है, टर्म प्लास्टिड गिवन बाय हैकेल। ठीक है ना भाई। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछेगा, टर्म क्लोरोप्लास्टिड गिवन बाय, याद रखना सिम्पर, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लास्टिड को हैकेल ने दिया था और क्लोरोप्लास्टिड को सिम्पर ने दिया था। ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। चलिए तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। जो आपका प्लास्टिड होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि हमारे सेल में तो तीन जो ऐसे हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, जिसके पास डीएनए है ना। तो डीएनए है, दैट मीन्स इसके पास क्या होना चाहिए, डबल मेम्ब्रेन। क्योंकि डीएनए एक बॉस मॉलिक्यूल होता है, इसके पास सारे इंफॉर्मेशंस होती हैं। तो सारे इंफॉर्मेशंस हैं हमारे सेल को किस तरीके से रेगुलेट करना है, किस तरीके से ऑपरेट करना है। हमारे सेल का जो टोटल फंक्शन है वो सारा कंट्रोल हमारे डीएनए के हाथ में है। तो इसको हम लोग एक्स्ट्रा बॉडी गार्ड प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसलिए इसके पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है ना। तो आपका प्लास्टिड के पास भी डीएनए होता है, इसलिए इसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजोगे, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। मैंने बताया हुआ है आपको, प्लीज आंसर मी ऑन कमेंट बॉक्स। ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, प्लास्टिड केवल और केवल आपके प्लांट्स में पाए जाएंगे, ये एनिमल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आपका प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सेमी ऑटोनोमस होता है। अब सेमी ऑटोनोमस क्या होता है, याद करो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब हम लोग बेसिक ऑफ सेल पढ़ रहे थे, सबसे शुरू वाला लेक्चर। ठीक है ना, वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे जो सेल होते हैं ना वो तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ। कौन कौन से होते हैं भाई, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस होता है और ऑटोनोमस होता है। ठीक है। देखिए डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, नाम से पता चल रहा है। डिपेंडेंट का मतलब ऐसा सेल ऑर्गेनल जो 100% किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो 100% अपने फादर या अपने गार्जियन के ऊपर डिपेंड होते हैं। किस तरीके का कपड़ा पहनना है, किस तरीके का खाना खाना है, कैसे बोलना है, सारे जो चीज़ें हैं वो डिसाइड हमारे गार्जियन करते हैं। ठीक है, हम लोग अपने कुछ नहीं कर सकते, इनफैक्ट कहीं बाहर भी जाते हैं तो पूछ के जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया डिपेंडेंट। तो इसी तरीके से हमारे कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं जो 100% किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करते हैं। ठीक है, अगर वो इंस्ट्रक्शन ना मिले तो वो काम नहीं करेंगे। ठीक आया समझ में। अगला होता है सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का क्या मतलब है, जब हम लोग थोड़े बड़े होते हैं, इनफैक्ट आप लोग जब मैट्रिक में पहुंचते हो, 11 12 में पहुंचते हो, तो आप लोग कुछ बातें अपने आप
करने लगते हो, और कुछ बातें जैसे कि पैसा के लिए आप लोग अपने गार्जियन के ऊपर डिपेंड रहते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेमी ऑटोनोमस। कुछ अपने खुद पे डिपेंड है, कुछ अपने गार्जियन पे डिपेंड है। इसी तरीके से हमारे कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जैसे कि आपका प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं आधा, नॉट कंप्लीटली नहीं, आधा किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि देखो ना, आपका जो प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद से ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि इनको जब एक्सप्रेस करना होता है बाय मीन्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है ना, आ रहा समझ में? तो सेमी ऑटोनोमस का मतलब आधा खुद से डिपेंड है और आधा किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक, नेक्स्ट होता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब क्या है, जब आप बड़े हो जाते हो, जॉब करने लगते हो, है ना, तो आप 100% अपने आप पे डिपेंड रहते हो। आप गार्जियन पे अगर सही सपोज मान लो ना कि आप कहीं बाहर जाना है, तो आप गार्जियन से नहीं पूछते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास अब समझ आ गई है कि कौन सा काम अच्छा है, कौन खराब है। ठीक है ना, तो ये उसको बोलते हैं ऑटोनोमस। आप अपना ख्याल खुद से रख सकते हो। ठीक है, तो आया समझ में? जैसे कि आपका न्यूक्लियस, इसके पास सारा वो फंक्शन होता है, इसलिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता, तो न्यूक्लियस आपका ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, ये सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछता है कि एनिमल सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन है, तो भूलना मत, एनिमल में सबसे बड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एनिमल सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो साइज में बड़ा होता है। ठीक, डोंट गेट कंफ्यूज, एनिमल में पूछ रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ सेल विद इन सेल। सेल विद इन सेल का क्या मतलब है? देखिए, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो बायोटिक थ्योरी, सॉरी इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, जिसको अल्टमान, सिम्पर और मैरगुलिस ने दिए थे। इनके जो थ्योरी था, इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि जब इवोल्यूशन हो रहा था तो जो बड़े प्रोकैरियोटिक सेल थे वो छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को इंगल्फ कर गए। सिर्फ इंगल्फ किए, डाइजेस्ट नहीं किए। और जब वो इंगल्फ किए तो दोनों साथ में म्यूचुअली आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहने लगे। जैसे कि एक सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, दूसरा फूड बना रहा था। ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ वो रिलेशनशिप में रहने लगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं तो हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना, जहाँ पे दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट हो। तो यही हमारा था इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, कि एक बड़े सेल ने दूसरे छोटे सेल को इंगल्फ कर लिया, दैट इज कॉल्ड सेल विद इन सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बोथ पिगमेंटेड एंड नॉन पिगमेंटेड। जैसे कि आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पिगमेंटेड है, ल्यूकोप्लास्ट आपका नॉन पिगमेंटेड है। तो प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो पिगमेंटेड भी होता है, नॉन पिगमेंटेड भी होता है। ठीक है, एक चीज और, एक मजेदार बात है, इसको आप याद रखना, प्लास्टिड का जो ओरिजिन होता है, क्या वो डिनोवो ओरिजिन होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिनोवो ओरिजिन? डिनोवो ओरिजिन का मतलब होता है ऐसे सेल ऑर्गेनल या ऐसा ऑर्गेनल जिसका ओरिजिन अपने आप होता है। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है। देखिए, जो आपका प्लास्टिड है उसका जो ओरिजिन हुआ है ना, वो प्रोप्लास्टिड से हुआ है। प्रोप्लास्टिड का क्या मतलब है? जो आपके पुराने प्लास्टिड थे वो अपने आप मल्टीप्लाई किए और एक नए प्लास्टिड को बना दिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसका भी जो ओरिजिन होता है वो आपके पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। आ रहा समझ में? तो कई बार पूछा गया है क्या जो प्लास्टिड है उनका ओरिजिन डिनोवो होता है? नहीं, इसका ओरिजिन डिनोवो ओरिजिन नहीं होता है। इसका ओरिजिन आपके जो एंसिस्टर हैं, जो पुराने वाले प्लास्टिड प्रेजेंट है, वो अपने आप को डिवाइड करके एक नए प्लास्टिड को बनाते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, प्लास्टिड को हम लोग जनरली 3 पार्ट
में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, आगे देखेंगे। बट इसके अकॉर्डिंग जो प्लास्टिड है उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फर्दर क्या करता है, देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। और ल्यूकोप्लास्ट फर्दर तीन तरीके का होता है, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। देखो प्रोटीनोप्लास्ट बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, एलुरोप्लास्ट, ठीक है। क्लियर रहेगा यहाँ तक। ल्यूकोप्लास्ट तीन तरीके का होता है, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, एमाइलोप्लास्ट जो है वो किसको स्टोर करता है, कई बार पूछा गया है। देखिए एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है स्टार्च को, भूलना मत, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च को स्टोर करता है। एलियोप्लास्ट किसको स्टोर करता है भाई, ये स्टोर करता है आपके फैट एंड ऑयल को। और ये जो आपका एलुरोप्लास्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रोटीनोप्लास्ट बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा, एलुरोप्लास्ट ऑप्शन में दिया जाता है। अब देखो नाम से अगर थोड़ा सा आपके पास कॉमन सेंस होगा तो पकड़ लोगे। एलुरोन लेयर कहाँ पाया जाता है, मक्का के सबसे ऊपर वाले लेयर में, जहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स आपके माइंड में फट से आना चाहिए, एलुरोप्लास्ट में क्या स्टोर होगा, प्रोटीन स्टोर होगा, ठीक है। ये प्रोटीनोप्लास्ट इसलिए बहुत कम लिखा हुआ होता है क्योंकि ये खुद बता दे रहा है कि भाई इसमें प्रोटीन स्टोर होगा, ठीक है ना। तो प्रोटीनोप्लास्ट को हम लोग एलुरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं और इसके अंदर प्रोटीन आपका स्टोर होता है, ठीक है। और एलियोप्लास्ट में आपका फैट एंड ऑयल स्टोर होता है, एमाइलोप्लास्ट में आपका स्टार्च स्टोर होता है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं डिटेल में टाइप्स ऑफ प्लास्टिड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। देखिए पिगमेंट के बेसिस पे ये तीन तरीके का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्रोमोप्लास्ट को पढ़ते हैं। देखिए क्रोमोप्लास्ट, इसके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो केरोटीन पाया जाता है और जेंथोफिल पाया जाता है। केरोटीन जो है, मेरी बात ध्यान सुनना, क्रोमोप्लास्ट के अंदर दो तरीके का पिगमेंट पाया जाता है, केरोटीन एंड जेंथोफिल। केरोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है येलो कलर के लिए। अगर आपका जो फ्रूट है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स कि उसके अंदर केरोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। जेंथोफिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑरेंज कलर के लिए। अगर आपका कोई फ्रूट ऑरेंज कलर का है तो उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होगा, जेंथोफिल। और ये दोनों किस में पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट के अंदर आते हैं, ठीक है ना भाई। चलो नॉन ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर को छोड़ के आपके फ्रूट जितने भी कलर के दिखते हैं उस सब में क्या होता है, आपका क्रोमोप्लास्ट होता है, ग्रीन को छोड़कर, ठीक है ना। इट गिव्स कलर टू फ्लावर, फ्रूट एटसेट्रा दैट्स अट्रैक्ट इंसेक्ट, बर्ड्स फॉर पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। देखिए ये क्या करता है, आपके कलर जो प्रोवाइड करता है फ्लावर को, फ्रूट को, ताकि जो इंसेक्ट हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं और पोलिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, ठीक है। आय समझ में, तो फ्लावर को, फ्रूट को अलग अलग कलर प्रोवाइड करना किसका काम होता है, क्रोमोप्लास्ट का काम होता है, एक्सेप्ट ग्रीन कलर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है ना। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल, कोई नई बात नहीं है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि ये ग्रीन कलर का होगा। इसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है ना। चलिए अब ये इस फिगर को देखिए, इस फिगर को ध्यान से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका प्लास्टिड है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, वो क्या होता है, मैंने बताया है डबल मेम्ब्रेन होता है क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। देखो यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है इसलिए ये क्या हो गया, डबल मेम्ब्रेन। तो ये सबसे बाहर वाले लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। इनर वाले क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। और बीच वाले स्पेस को क्या बोलेंगे, पेरीप्लास्टिडल स्पेस। भूलना मत, क्या बोलेंगे, पेरीप्लास्टिडल
स्पेस, ये बीच वाले जो है ना स्पेस, उसको बोल रहे हैं। अब देखिए ये बीच में जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे? कल मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसी तरीके से आपका जो क्लोरोप्लास्ट है उसके साइटोप्लाज्म को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, जिसके अंदर पूरा लिक्विड भरा होता है, जिसको हम लोग स्ट्रोमा बोल रहे हैं। तो ये क्या है? हमारा पूरा स्ट्रोमा है। अब इस स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या पाया जाएगा? देखो ध्यान से। इस स्ट्रोमा के अंदर सबसे पहले तो ये देखिए, ये क्या प्रेजेंट है? आपका स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डबल स्ट्रैंडर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो सर्कुलर फॉर्म में नहीं है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, इसका साइज इतना बड़ा होता है कि ये इस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है ताकि अरेंज हो सके यहाँ पे, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे आपको लिपिड ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ रहा है, और जो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इसको समझने के लिए हम लोग इस फिगर को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो कि आपके पास 10 कॉइन है, ठीक है, यू हैव अ 10 कॉइन, ठीक है ना। आपने क्या किया, मैंने आपको बोला कि एक काम करो, इस कॉइन को एक दूसरे के ऊपर अरेंज करो। तो आपने क्या किया, एक कॉइन के ऊपर दूसरे कॉइन को रखते गए और फाइनली आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो वो जो स्ट्रक्चर बना, जब आपने कॉइन को एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर दिया और उससे एक स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे। मेरी बात ध्यान सुनना, आपने जो कॉइन को अरेंज किया और उससे एक स्ट्रक्चर बना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेना बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लग रहा है ना कि एक दूसरे के ऊपर कॉइन हमने रख दिया है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। और उसमें से एक कॉइन को बाहर निकाल दीजिए, उस कॉइन को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी में थैलाक्वाइड बोलेंगे। अब ये थैलाक्वाइड ग्रेना क्या होता है, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस, तो अच्छे तरीके से वहाँ पे क्लियर हो पाएगा थैलाक्वाइड क्या है, ग्रेना क्या है, ठीक है ना। चलिए ये किस तरीके से हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये वहाँ में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल भी हम लोग स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपने कॉइन को एक दूसरे के ऊपर अरेंज करा, उसमें से एक, उसमें क्या जो स्ट्रक्चर बना उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेना बोल रहे हैं। उसमें से आपने एक कॉइन को बाहर निकाल दिया, उस कॉइन को हमने क्या बोला? थैलाक्वाइड बोला, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वैसे तीन तीन बना देते हैं। जैसे मान के चलो एक यहाँ पे हमने बनाया कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पे हमने बनाया, फिर यहाँ बनाया, और तीनों को आपस में जो कनेक्ट किए होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। ये तीनों को आपस में जो कनेक्ट किए होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई? स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। इसको एक और नाम से पूछा जाता है, फ्रेश चैनल बोलते हैं या इंटरग्रेनल लैमेली बोलते हैं। भूलना मत, इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं, स्ट्रोमा लैमेली, फ्रेश चैनल और इंटरग्रेनल लैमेली, ठीक है ना। क्लियर हो पा रहा है यहाँ तक? चलिए, तो ये फिगर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। मैं फिर से इस फिगर को रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको मैंने क्या बोला, आपने 10 कॉइन आपके पास है, आपने कॉइन को एक दूसरे के ऊपर रखते गए, उसमें से एक स्ट्रक्चर बन गया। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेना बोल रहे हैं। और उनमें से एक कॉइन को आपने बाहर निकाला, उस कॉइन को हम लोग क्या बोलेंगे? थैलाक्वाइड बोलेंगे। और इस तरीके से आपने क्या किया? 3 जगह पे स्ट्रक्चर बनाए। जैसे एक स्ट्रक्चर आपका ये बन गया, एक स्ट्रक्चर 2 बन गया, एक 3 बन गया, और ये तीनों को आपस में कनेक्ट जो किया होता है उसको हम लोग स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं, या इसको हम लोग फ्रेश चैनल या इंटरग्रेनल लैमेली बोलते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, आपको सब दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये फिगर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फिगर समझ गए तो ये फिर आपको इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है आपका नॉन पिगमेंटेड होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। नॉन पिगमेंटेड का मतलब कोई पिगमेंट नहीं है, दैट मीन्स कोई कलर नहीं है इसके अंदर। इट स्टोर फूड, इसका जो पहला फंक्शन होता है कि ये फूड को स्टोर करता है। और एक चीज़ और याद रखना, ये वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे लाइट एब्सेंस है, लाइट नहीं पहुँच सकता, जैसे कि आलू हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट जो है वहाँ पाया जाता है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है, लाइट एब्सेंस होती है, ठीक है ना, याद रहेगा। तो ल्यूकोप्लास्ट आपका
नॉन पिगमेंटेड होता है, इसका प्राइमरी फंक्शन फूड को स्टोर करना है, ठीक है, और ये पाया जाता है जहाँ पे लाइट की एब्सेंस होती है। चलिए अब देखिए, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ना, ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट, मस्त एकदम ग्रीन कलर का था। देन फिर क्या हुआ, ये कुछ समय के बाद आप इसको छोड़ दो तो ये आपको रेड दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, क्रोमोप्लास्ट में, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, और ये फिर क्या हो जाएगा आपका, रेड कलर का हो जाएगा। इसी तरीके से आप टमाटर भी देखो, टमाटर भी जब शुरू में हमारे लगता है तो कैसा वो दिखता है आपको, ग्रीन कलर का दिखता है, फर्दर वो कन्वर्ट होके रेड हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब वो ग्रीन था उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट था, बाद में वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है आपको, ये आपका जो टमाटर है, टोमेटो है, कैसा है, ग्रीन कलर का है, और बाद में ये कैसा हो गया, रेड हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर आपका क्रोमोप्लास्ट है। और अगर ऐसा जैसे कि आलू जब बड़ा छोटा होता है तो ग्रीन कलर का होता है, जब बड़ा हो जाता है तो कोई कलर नहीं होता उसका, तो उसके अंदर क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो अगर आपको कोई ग्रीन कलर दिखाई पड़ रहा है तो आपके माइंड में फट से आना चाहिए इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अगर ग्रीन को छोड़ के कोई और कलर दिखाई पड़ रहा है दैट मीन्स उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट है, और कोई कलर नहीं है तो ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है ना भाई। चलो आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लेना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसके 3 लेक्चर आएंगे, ठीक है। वो 3 लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ वो 3 लेक्चर सुनने के बाद आपका जो कन्फ्यूज़न है सेल साइकिल सेल डिवीजन का वो दूर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।